गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर एट द लेक्चर थर्ड फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का डेट 26 सितंबर है, आज सैटरडे है एंड अभी हम लोगों को लेक्चर थर्ड डिस्कस करना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। स्टार्टिंग में कुछ स्लाइड्स है, तो ये हम लोगों का आर्टिकल डिस्कस हो गया है। आई हैव नॉट एडिटेड द स्लाइड्स। तो हम लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोगों को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इसको रिवाइज भी करेंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनता से रिक्वेस्ट की गई थी कि घर पे जाना और मेटलर्जी वाले आर्टिकल से रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स ढूंढ के लाना एंड उसको रिलेट करना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ तो वो रिलेट हो जाता है, वो तो बहुत इजी बात है। लेकिन उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेट करें, तो उसका आंसर हम आज वाली क्लास में देंगे। सो द आंसर इज, उसको रिलेट नहीं कर सकते हम लोग। देर आर सम रिएक्शंस विच जस्ट हैपन इन नेचर, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस उनमें से एक है। क्लास 11th 12th में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक से कुछ रफ आइडिया डेवलप हो जाता है कि कौन से मेटल का कौन सा वाला फॉर्मेट कौन से मेटल का कौन सा वाला फॉर्मेट डिस्प्लेस कर पाएगा कौन से फॉर्मेट को। तो इस रिएक्शन को आप लोग फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ऐसा मत अज्यूम करो कि Ba2+ है और वो Ba2+ वाली चीज़ Na सिंगल पॉजिटिव से रिएक्ट कर रहा है। इसको ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते। ठीक है, इसको कैसे अज्यूम करना है, इसको एज अ होल अज्यूम करना है दैट BaCl2 इज रिएक्टिंग विथ Na2SO4। BaCl2 ही Na2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको हम ऐसा ही अज्यूम करके चले। अगर आप Na+ और Ba2+ से बारे में सोचोगे तो वो तो प्रोडक्ट साइड में भी वही सेम चीज़ है। ऐसा कब सोच सकते हैं, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंपाउंड एंड एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंपाउंड और एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड एंड एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ऐसा चल जाएगा। कैसा चल जाएगा, थिंक अबाउट रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड अनदर मेटल का कटायन। तो ये वाली चीज़ डिस्प्लेसमेंट और ये वाली चीज़ कंपाउंड और एलिमेंट के रिएक्शन के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चल जाएगा। ये जो मार्क किया है रेड कलर में जो लिखा है दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ऐसा येलोइश ऑरेंजिश कलर में लिखा है दैट इज फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पूरे एलिमेंट पूरे कंपाउंड का रिएक्शन होता है। कंपाउंड कंपाउंड रिएक्शन टेक्स प्लेस। कंपाउंड कंपाउंड रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए और ये कंसेप्ट अपन ध्यान में रखें। कंपाउंड कंपाउंड रिएक्शन जो है वो लिया जाता है इस केस में। कंपाउंड कंपाउंड रिएक्शन टेक्स प्लेस डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में। सादे वाले डिस्प्लेसमेंट में कंपाउंड एंड एलिमेंट का रिएक्शन होता है। सो देयरफॉर वहाँ पे कटायन ऑफ द मेटल एंड सिंपल मेटल के रिएक्शन के बारे में हम बात कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट को रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेट नहीं कर सकते। सर फिर अगर रिलेट नहीं कर सकते तो आपने बोला क्यों हमको पढ़ के आने के लिए? मैंने इसलिए बोला ताकि वो टॉपिक रिवाइज हो जाए और आप लोग रिवाइज करने के साथ साथ ये सीख जाए कि दो टॉपिक्स के बीच में इंटर रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं। गाइस गिव मी 1 सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, डिस्कनेक्ट मत होना। Okay, so there was some problem with the charging of my laptop. I have taken care of it.
ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अंतर हमें समझ में आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में होता है, एंड सादा वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल कटायन एंड मेटल के बीच में होता है। तो वो वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब और ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन 11th-12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आता है, और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। एंड देयर इज नो प्रॉपर मेथड अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लर्न कैसे, पता कैसे चलेगा, तो बस पता नहीं चलता, उसको लर्न करना होता है। सिर्फ ये है कि एक मेटल का सॉल्ट दूसरे मेटल के सॉल्ट को डिस्प्लेस कर सकता है, ये रिएक्शन पीछे नहीं जा सकती है। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोसीडेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, ठीक है, तो इसको अभी इसमें, हाँ इसमें पहले तो वॉइस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जिनको डाउट है वो हाथ उठाए। डबल डिस्प्लेसमेंट में जिनको डाउट है वो हाथ उठाओ। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, हर्षित खंडेलवाल, आप अभी अनम्यूट होंगे एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। पहले आप ये बताएंगे कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? Yes, sir, you are audible. ठीक है, और स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. अब आप डाउट पूछिए। Sir, we have reactivity series for metal, so we have as well reactivity series for the like नॉन मेटल्स, SO4, Cl2, all those ग्रुप्स, non-metal ग्रुप्स, series. हाँ So, ग्रुप्स। sir, can't we consider both of the series? Can't we consider both of those together to study double displacement? वी कैन डू दैट, बट एक्चुअली ऐसा कोई करता नहीं है। द रीज़न इज कि मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज एंड नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज जो आप बोल रहे हो वो दोनों दोनों अलग कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे BaCl2 एंड Na2SO4 बोथ दिस थिंग्स आर रिएक्टिंग। सो BaCl2 इज रिएक्टिंग एज अ होल। BaCl2 इज नॉट रिएक्टिंग कि Ba ने रिएक्ट कर लिया, Cl वहीं पे है। तो इसको आप ये समझे कि क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी सीरीज तो होती है, आई अग्री, बट दैट कंसेप्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सर फिर अगर ये कंसेप्ट नहीं तो कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक टॉपिक है, उसमें एक सीरीज गिवन है, वो वाली सीरीज को अगर अपन समझे तो फिर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके हर्षित, इज दैट क्लियर फॉर यू? Yes, sir. So for the time being at this level we are just required to remember the examples of double displacement and we have to understand the reason behind it. रीजन बिहाइंड इट ये है कि यहाँ पे कंपाउंड कंपाउंड का रिएक्शन है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे कि BaSO4 और NaCl रिएक्ट नहीं करते और Na2SO4 BaCl2 रिएक्ट करते। तो डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जांपल में तो बता सकते हैं कि क्योंकि एक का एलिमेंट है और एक का कटायन है, लेकिन यहाँ हम नहीं बता पाएंगे। हर्षित प्लीज कमेंट। Okay, sir. And sir, one more thing. यस प्लीज। Sir, yesterday you said us to revise about metal reactivity series. So, हाँ in that series, we say potassium is the most reactive metal. So, ओके sir, why don't we consider francium and cesium, which are in group one only? हाँ The तो rest metals. हाँ, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। क्या होता है कि जब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी ट्राई टू इग्नोर द रिएक्टिव सब्सटेंसेस। तो रिएक्टिव नहीं, सॉरी, वी ट्राई टू इग्नोर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो फ्रांशियम एंड सीजियम शो रेडियो एक्टिविटी एंड देयरफॉर दे आर नॉट कंसिडर्ड इन एनी ऑफ द पैरामीटर्स। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द रिएक्टिविटी पैरामीटर, इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग let's say atomic size. So atom top to bottom atomic size increases. तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम जो भी है तो वो चीज रुबिडियम तक ही लिखते हैं हम लोग। ऑल्दो वी नो कि जैसे नीचे जाएंगे तो और ज्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेकिन वहां पे कंसेप्ट आता है कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सो द आइडिया ओवर देयर इज कि बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी we completely ignore those elements for all parameters, not just for radioactive, not just for the reactivity, but also for parameters such as atomic radius. Harshit please comment. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. ठीक है, तो अभी अपन और एक डाउट ले लेंगे। आई थिंक आई कैन टेक वन मोर डाउट, बट प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी रिलेटेड टू डबल डिस्प्लेसमेंट ओनली। पराग प्लीज आस्क। सर मेरा डाउट ये था कि हम NaSO4 को एक्वियस फॉर्म में ले रहे हैं तो Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के आयंस बनेंगे ना, वो डिसोसिएट होगा। बराबर। सर सिमिलरली Ba और Cl के भी आयंस बनेंगे, तो वो सेपरेटली रिएक्ट नहीं कर सकते वैसे? नहीं, वो सेपरेटली रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आपका डाउट अच्छा है पराग। तो एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन वी टेक द एक्वस सॉल्यूशन में वी हैव Na2SO4। बाय द वे पराग ने बोला NaSO4, इट इज Na2SO4। सोडियम के दो कटायंस है और SO4 का एक अनायन है। बिकॉज द रीजन फॉर दिस इज SO4 जब अपन लिखते हैं तो SO4 का ग्रुप रहता है,
और वो जो ग्रुप है उसके ऊपर चार्ज रहता है डाई नेगेटिव, सो वी कॉल इट एज SO4 2 नेगेटिव और SO4 डाई नेगेटिव। तो ये जो SO4 डाई नेगेटिव है इसके साथ में क्या है, इसके साथ में ये Na प्लस 2 बार है, और इधर Ba2 प्लस है उसके साथ में क्या है, उसके साथ में Cl माइनस 2 बार है। अब टेक्निकली देखा जाए तो पानी में तो ये चारों चीज़ें डिजोल्व हो गई है, तो पानी में BaCl2 नहीं है, वाटर में जब सॉल्यूशन बनाया तो एक्चुअली Ba2 प्लस और 2Cl माइनस बन गया ना। तो उस कंडीशन में सिस्टम में डालने के बाद Ba2 प्लस चाहता है कि SO4 के साथ बॉन्ड कर जाए और Na प्लस चाहता है कि Cl माइनस के साथ बॉन्ड कर जाए। ठीक है, तो अब आप इसमें ऐसा समझे कि सिस्टम में 4 टाइप की चीज़ें हैं। एक कटायन है Na का, एक कटायन है Ba का, एक कटायन है SO4 का और एक कटायन है Cl माइनस का। अब Ba की इच्छा Cl के साथ रहने से ज़्यादा Ba की इच्छा है SO4 के साथ रहे, और Na की इच्छा SO4 के साथ रहने से ज़्यादा उसकी इच्छा है कि Cl के साथ रहे, इसीलिए वो उस तरीके से बॉन्डिंग कर देते हैं और रिएक्शन फॉरवर्ड अपन लेके जाते हैं। तो सॉल्यूशन में वो जो 4 चीज़ें हैं उनमें से Ba को प्रॉब्लम Na से नहीं है, Ba की इच्छा है कि वो SO4 के साथ रहे, और Na को प्रॉब्लम Ba से नहीं है, Na की इच्छा है कि वो Cl के साथ रहे, इसीलिए रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड होता है और इसीलिए रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ नहीं आता है। तो आई होप जो पराग ने डाउट पूछा उसका मैंने आंसर बताया और ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। पराग कमेंट करें। सर अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड, थैंक यू पराग, प्लीज म्यूट। ठीक है, अनीश प्लीज आस्क। So, बोलिए सर। so is there a case that sodium has more affinity towards chloride and barium has? मोर एफिनिटी टूवर्ड्स SO4, बराबर। तो एक्चुअली द कंसेप्ट इज सिमिलर। जो यहाँ पे इस डिस्कशन से क्लेम करने वाली चीज़ है, वो क्लेम करने वाली चीज़ ये है कि सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बेरियम को रिएक्ट करने में मतलब कंपाउंड बनाने में, और बेरियम को क्लोरीन से ज़्यादा SO4 के साथ रिएक्ट करने में इंटरेस्ट है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अपन Na को भूल जाए। कल को जाके अगर Na2SO4 की जगह कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज A फॉर एप्पल, तो A2SO4 आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि वो A2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, दैट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू दैट इफेक्ट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ नॉन मेटल नहीं सोचना है, हमें मेटल मेटल भी सोचना है, और उसी के साथ हमें मेटल नॉन मेटल भी सोचना है। अनीश कमेंट करो, समझा क्या? Yes, sir. ठीक है, ये वाला पॉइंट समझा आपको अनीश, कि मैंने जो बोला कि Ba को SO4 के साथ जुड़ना है, लेकिन वो SO4 अगर कोई ABCD वाले एलिमेंट से आ रहा होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि Ba उस SO4 के साथ न भी जुड़े। Yes, sir. ओके, थैंक यू अनीश। प्लीज म्यूट, प्लीज लोअर योर हैंड। आनंद। So difference between displacement reaction and double displacement reaction. ओके, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंपाउंड और एलिमेंट का रिएक्शन होता है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि कहीं से एक कंपाउंड आया और उसने, सॉरी, कहीं से एक एलिमेंट आया और उसने कंपाउंड के मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। तो मेटल 1 ट्राइज टू टेक्स द प्लेस ऑफ मेटल 2। दो एलिमेंट्स थे, मेटल ए मेटल बी। मेटल ए का ऑलरेडी कंपाउंड था, मेटल बी ने देखा कि मेटल ए ने कंपाउंड बना के रखा है, तो मेटल बी की इच्छा हुई मैं भी कंपाउंड बनाऊं इसके साथ। तो मेटल बी ने मेटल ए को धक्का देके हटा दिया, मेटल ए को डिस्प्लेस कर दिया, और फिर जो मेटल ए था वो अब एलिमेंट के जैसा घूम रहा है। सो कंपाउंड एंड एलिमेंट रिएक्ट टुगेदर। द कंडीशन इज रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड अनदर मेटल कटायन। अनदर मेटल कटायन मतलब ये वो चीज है जो कंपाउंड से आया, और ये कंपाउंड से आने वाली चीज, ये जो मेटल है ये सादा वाला मेटल है जो ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है कम रिएक्टिव मेटल को और फिर कंपाउंड बना लेता है। आनंद रिप्लाई। हाँ, 1 सेकेंड आनंद, रुक जाओ। और डबल डिस्प्लेसमेंट में कंपाउंड के बारे में होता है। सो वन कंपाउंड रिएक्ट्स विद अनदर कंपाउंड, टू कंपाउंड्स आर रिएक्टिंग टुगेदर, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी बोथ इंटरचेंज देयर प्लेसेस। आनंद आप कमेंट करेंगे। सर हाँ बोलिए। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के रिस्पेक्टिव में चलता, वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसके रिस्पेक्ट में चलता।
नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के रिस्पेक्ट में नहीं चलता है। 11 12 में और नई सीरीज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में, अगर आप साइंस में कंटिन्यू रहे तो आपको वो वाली सीरीज में पता चलेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट किसके अकॉर्डिंग रन करता। फिलहाल के लिए सादा वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग रन करता है, जो मेटलर्जी में पढ़ाया गया है। ओके आनंद? सर हाँ सर, एक और डाउट है बोलिए। कि अगर जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता, वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वैसे होगा? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट में कंसेप्ट वही रहता है, जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है। लेकिन वहां पे कैसा है, सादे वाले डिस्प्लेसमेंट में कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता। यहाँ पे हमें कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन लिया वो भी टेक इनटू कंसिडरेशन करना पड़ेगा। समझा आनंद? यस सर। हाँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कैसा था, कोई भी मेटल लेके आ जाओ, उसका कंपाउंड बना लो। अब उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेके आएंगे तो कोई भी सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। क्लोराइड से करेगा कि हाँ करेगा, ब्रोमाइड से करेगा कि हाँ करेगा, आयोडाइड से करेगा करेगा, Na2SO4 में मतलब सल्फेट ग्रुप से डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में बैठ रहा क्या, और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि वो वाले कंपाउंड से उसकी रिएक्शन हो सकती क्या। ठीक है, तो आई होप आनंद का डाउट क्लियर कर दिया मैंने। आनंद का हाथ नीचे। तनय अग्रवाल प्लीज आस्क। सर ऐसा क्यों होता कि सोडियम इज मोर एफिनेटेड टुवर्ड्स क्लोरीन एंड बेरियम इज मोर एफिनेटेड टुवर्ड्स सोडियम ग्रुप सल्फेट ग्रुप? सल्फेट ग्रुप, ऐसा कोई रीजन नहीं है उसका एज सच। नहीं, देयर इज नो प्रॉपर रीजन फॉर इट। नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है अपने पास में उसका। मतलब नहीं है, सर मतलब तो वाकई में नहीं है, 11 12 में भी नहीं। हाँ बोलिए। सर तो सोडियम आयंस मींस वो लोग एक्सचेंज करते क्यों? उनको तो क्या इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना। हाँ करेक्ट, उनको सल्फेट इलेक्ट्रॉन से ग्रुप मतलब में उनको इलेक्ट्रॉन्स ले रहे। उनको उनके चार्ज न्यूट्रलाइज करने से मतलब है। तो वो किसी से भी न्यूट्रलाइज कर ले, क्या ही फर्क पड़ता है, बराबर। यस सर। हाँ, आपका डाउट अच्छा है बट उसका आंसर नहीं है। आई विल अगेन गो बैक एंड ट्राई टू लुक फॉर एन आंसर फॉर दिस, बट एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसा आंसर नहीं है उसका। ओके तने? यस सर, और एक हाँ और डाउट। बोलिए। सर अगर वो होगा भी सोडियम एफिनेटेड टुवर्ड्स क्लोरीन, हाँ पर उसको कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन भी है सॉल्यूशन में? हाँ, ये तो यार वही बात हो गई कि जैसे अपन वायर लगाते और फिर बटन दबाते तो बल्ब जल जाता है ना। तो ये तो पता है आप लोगों को 10th क्लास में अपन की सर्किट जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक बल्ब नहीं जलता। मतलब अगर ओपन सर्किट है और बटन दबा दिया तो भी बल्ब नहीं जलने वाला, और सर्किट कंप्लीट है और फिर बटन दबाया तो भी बल्ब जलता। तने सही बात बोल रहा हूँ मैं? तने अनम्यूट। यस सर। हाँ, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चला कि आगे जाके सर्किट खत्म होने वाला है? तो नहीं पता चला ना। मुझे बोला समझ में आया कि आपको? मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करने की कोशिश की, एक कोरोलरी ड्रॉ करने की कोशिश की हमें यहाँ पे, यस सर, है ना। तो समझा। जैसे उसका आंसर ऐसा कुछ नहीं है, क्या है उसका आंसर? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पे Na+ को कैसे पता चला वाटर में Cl- है? उसने देखा लाइक सॉल्यूशन में Na2SO4 जब डिसॉल्व करेंगे तो वो Na2SO4 को लाइक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पता चल गया कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी Ba2+ और Cl- प्रेजेंट था, क्योंकि ये सारे कटायन आयन क्या करते हैं, पानी में तैरते रहते, घूमते रहते हैं। जैसे NaCl पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें अगर मैं शुगर डिसॉल्व कर दूं फॉर एग्जांपल, तो शुगर के पार्टिकल्स को पता चल जाता है कि पहले से सॉल्ट के पार्टिकल्स थे उसमें। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, वो वाला भी एक कंसेप्ट अपन इसमें सोच सकते हैं। है ना, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं एक कॉन्क्रीट हार्ड एंड फास्ट रीजन नहीं बता पा रहा हूँ इस चीज का, क्योंकि ऐसा कोई रीजन है ही नहीं। और दूसरा, इसका जितना भी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हमारे पास है वो चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बड़ी सीरीज है, उस सीरीज से समझ में आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग जो सीरीज हमारे पास है वो वाली सीरीज को हम डिस्प्लेसमेंट से तो रिलेट कर दे, और डबल डिस्प्लेसमेंट में जो रिएक्शन होगी उसको एज इट इज लर्न कर ले। अब जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कार्बन और हाइड्रोजन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के तो कितने सारे कंपाउंड्स है, CH4 C2H6 C3H8, इतनी सारी, इतनी बड़ी की बड़ी अल्केन सीरीज है, अल्काइन सीरीज है, अल्किनाइन सीरीज है, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। तो वहां पे ऐसा थोड़ी अपन बोलते कि यही वाला कंपाउंड क्यों बना और वो कंपाउंड क्यों नहीं बना, राइट। तो उस कंडीशन में ऐसा है कि यार अब ये कंपाउंड बन गया है, उसको वो रिएक्शन कंडीशंस मिली होगी। So the same thing might be happening over here.
BaCl2 और Na2SO4 की रिएक्शन करा देंगे तो Na की एफिनिटी क्लोरीन के लिए ज़्यादा इसलिए NaCl बन गया, Ba की एफिनिटी SO4 के लिए ज़्यादा इसलिए ये सॉल्यूशन बन गया। फिर इसमें और एक चीज़ ये भी है कि वो जो SO4 आया था वो Na से ही आया था इसलिए BNA ले लिया। तो ऐसा अपने को सोच के आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो तनय का डाउट क्लियर हो गया? और किसी को कुछ पूछना है क्या? हर्ष पूछेंगे, हर्ष प्लीज आस्क। हर्ष डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट नहीं है? ऋषभ अग्रवाल प्लीज आस्क। ऋषभ कैन यू अनम्यूट? जनता अनम्यूट नहीं कर पा रही है शायद। इफ यू कैन हियर मी प्लीज वेट, गिव मी सम टाइम। हाँ, अभी ऋषभ अग्रवाल अनम्यूट करने का कोशिश करेंगे। यस सर, अब हो रहा है, वो पहले अनम्यूट हाँ, नहीं हो रहा था। पहले नहीं हो रहा था, बटन हैंग हो गया था सर। बोलिए ऋषभ, डाउट पूछिए। सर अगर ये आयंस के फॉर्म में ही तैरते रहता है, अभी ये केस में तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है इसलिए समझ में आ रहा है। हाँ, तो सर अगर वो आयन केस में तैरते रहता तो फिर ऐसा थोड़ी पता कि अपने को कौन सा नया कंपाउंड बना है, क्योंकि सर वो आयन से तैरते रहते हैं ना, तो मतलब हाँ, लेकिन aqueous बराबर, form में। लेकिन जब पानी को उबालेंगे, पानी को निकाल देंगे, इवापोरेशन कर देंगे, बॉइलिंग कर देंगे, तब तो समझ में आ जाएगा ना कि नमक बना था। अब जैसे आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे तो BaSO4 है तो वो चीज़ समझ में आ गई क्योंकि वो सेटल डाउन हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। लेकिन अगर दोनों कंपाउंड्स एक्वस एक्वस सॉल्यूशन बने तो ही आपका डाउट है ना कि पता कैसे चलेगा, राइट ऋषभ? हाँ सर, मतलब वो तो कोई भी किससे भी कंबाइन हो कोई भी सकता है किससे ना भी सर। कंबाइन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो उस केस में वाटर को बॉईल कर लो ना, वाटर को बॉईल कर लो और फिर उसके बाद पता चल जाएगा। जैसे Na2SO4 लाया तो मार्केट में Na2SO4 कैसा मिलता है? 1 किलो का डब्बा मिलता है Na2SO4 का, सोडियम सल्फेट सॉलिड है, व्हाइट कलर का, येलोइश कलर का सॉलिड है। BaCl2 भी कोई तो भी कलर का सॉलिड या लिक्विड होगा, उसको पानी में घोल दिया, मिक्स कर दिया, 1-1 लीटर के 2 पानी की बिस्लरी की बोतल जैसा बना लिया। अब बड़ा कंटेनर लेके उसमें 2 लीटर का सोल्यूशन बना लिया। अब रिएक्शन होने के बाद हमें कैसे पता चला, ये ऋषभ का डाउट है। तो वो जो 2 लीटर पानी था उसको बॉईल कर दिया, पूरा का पूरा वाटर वेपोराइज हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, बॉईल कर दिया, इवोपरेट कर दिया। अब नीचे 2 कंपाउंड मिलेंगे, 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलेगा। रादर देन हैविंग 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, एक बड़ा ब्लॉक के जैसा या ऐसे पहाड़ तो नहीं बोलेंगे लेकिन छोटा सा ऐसा ग्रुप जैसा मिलेगा। तो वो वाला जो होगा उसमें क्या कंपाउंड है ये तो अपन पता कर सकते हैं क्योंकि वाटर तो वेपोराइज कर दिया। ऋषभ कमेंट। ये सर मतलब इवोपोरेट होने के बाद वो जो हाँ, बनाना रहेगा वही बन है। हाँ, जो इवोपरेट होने के बाद जो बनाना रहेगा, नहीं उसने बना लिया, लेकिन बनाने के बाद में वो क्योंकि वाटर में डिजोल्व है इसलिए कटायन और अनायन के फॉर्मेट में है। तो सर वो कटायन अनायन साथ में रहेगा, मतलब ऐसे मतलब स्ट्रक्चर में समझ में आएगा कि बेरियम और ये सल्फेट पास पास में है। हाँ, 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 करेक्ट, आप सही बोल रहे हो कि जैसे NaCl है, अब NaCl, अब जैसे HCl और NaOH अपन बात करते हैं, ठीक है, ये चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी ये अपन एसिड बेसिस में फिर से डिस्कस करेंगे। अब जैसे NaCl और मतलब अपना HCl और NaOH है, तो HCl और NaOH का इक्वल मोल्स ले लिया और रिएक्शन करवा दी। अब HCl वाला जो सॉल्यूशन था उसको टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एसिड है। NaOH का सॉल्यूशन है उसको भी टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बेस है। पीएच पेपर वगैरह लगा के देखा, लिटमस टेस्ट करके देखा तो अपने को पता चला कि हाँ भाई HCl एसिड था और NaOH बेस था। लेकिन फिर इक्वल क्वांटिटी में उसको वाटर सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद अपन उसको टेस्ट भी करके देख सकते हैं और अपन उसके अंदर पीएच पेपर डाल के देखेंगे तो 7 pH आएगा, लिटमस टेस्ट करके देखेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन आएगा, दुनिया भर की बातें। तो जैसे ही वो चीजें रिएक्ट कर गई तो सिस्टम ने डिसाइड कर लिया कि वो जो कटायन अनायन है वो क्या बनाने वाले हैं। तो कंपाउंड फॉर्मेशन इज नॉट एट द स्टेप ऑफ बॉइलिंग, कंपाउंड फॉर्मेशन इज एट द स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो उसका बेस्ट एग्जांपल अभी मुझे जो मैंने बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एज सच लिटमस पेपर रेड देगा, बेस एज सच लिटमस पेपर ब्लू देगा। लेकिन जब रिएक्शन जैसे ही हो गई, तो जैसे ही रिएक्शन हो गई तो वो जो भी चीज बनेगी वो चीज एज इट इज दैट थिंग इज एज गुड एज सेइंग नमक को पानी में डिसॉल्व किया है। तो वहां हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं सोडियम क्लोराइड था, सॉरी नहीं नहीं हाइड्रोजन क्लोराइड था, H+ और Cl- था, बेस था Na+ और OH- था, ऐसा नहीं बोलेंगे। अपन क्या बोलेंगे, Na+ और Cl- है, वाटर में डिसॉल्व हो गए और हमें पता चल गया कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन था।
तो जब रिएक्शन हो गई तभी वो चीज पता चल गई। ऋषभ कमेंट। ओके सर, मतलब कोई भी एक कंपाउंड का कैटायन उसके अनायन के साथ ही रिएक्ट करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, पानी में मतलब जाने के बाद वो फॉर्म। सेपरेट, हाँ पानी में जाने के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स भी सेपरेट नहीं होते। अब इसमें एक नया कंसेप्ट होता है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ उसका नाम, उसको बोलते हैं अल्फा। अब उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो क्या रहता है कि ये चीज एसिड बेसिस में आने वाला है। हाँ 9th-10th में पढ़ा भी होगा, 9th में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, स्टेट बोर्ड में है। कुछ एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100 मॉलिक्यूल्स डाले, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए। और कुछ एसिड होते हैं जो वीक होते हैं, 100 मॉलिक्यूल डाले, 80 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए। तो 80 मॉलिक्यूल्स अगर ब्रेक डाउन हुए, मतलब 80 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, तो 20 मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे जब कंपाउंड बनेगा तो कुछ NaCl के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी रहेंगे, लेकिन Na2SO4 के फॉर्म में एक भी नहीं रहेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ऋषभ कमेंट। ओके सर, थैंक यू, समझ गया। ऋषभ क्लिक हो रहा है ना आपको मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ सर, समझ गया। ओके वेरी गुड। ठीक है हर्ष, अभी आप ट्राई करेंगे अनम्यूट करने का, पहले नहीं हो पा रहे थे अनम्यूट। यस सर, हेलो हाँ बोलिए हर्ष। सर। SO4 ग्रुप और Cl में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा बोल सकते हैं हम? मतलब ऐसा बोल तो नहीं, आंसरेबल है क्या? आंसरेबल तो है, बिल्कुल आंसरेबल है, लेकिन इस कंडीशन पे नहीं बोल सकते। लेकिन Cl- ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए SO4 के मुकाबले। तो ऐसा सर अगर K2SO4 है और NaCl है तो KCl और NO2SO4 बनेगा क्या? नहीं, तो वो चीज लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा नहीं आपने दोनों को के लगा दिया ना? नहीं 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 नहीं, K2SO4 हाँ K2SO4 और NaCl है। हाँ K2SO4 और NaCl, हाँ तो वो चीज लर्न करनी पड़ेगी। मतलब वो बता नहीं सकते अपन, उसके लिए 11th-12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला टेबल रेफर करके बता पाएंगे। और सर K2SO4 और KCl ही है तो? नहीं तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ रिएक्टिंग। हाँ फिर वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। वो सॉल्यूशन में 3 चीजें मिलेंगी, K+ मिलेगा, Cl- मिलेगा और SO4 2- मिलेगा। बस वो पड़ा रहेगा पानी में, मिक्सचर जैसा हो जाएगा वो। हाँ ठीक सर, है ठीक है। ओके हाँ गुड। चलो हो गया ये, अपन अभी आगे बढ़े। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतना है, मैंने बता दिया। सम अप कर देते हैं। सर काम की चीज बताओ, काम का क्या है, फालतू की कहानी मत सुनाओ। सो काम की चीज हमारे लिए ये है कि 2 कंपाउंड लेना है, वो 2 कंपाउंड का रिएक्शन करना है। रिएक्शन करने के बाद 2 नए कंपाउंड बनेंगे। कंपाउंड कंपाउंड रिएक्शन टेक्स प्लेस। द कंसेप्ट इज मेटल फ्रॉम वन कैन डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम अनदर, and metal from another is displacing metal from the first compound। तो दोनों का मेटल एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है, दोनों का मेटल एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, यही इस चीज का कंसेप्ट है। तो Na2SO4 और BaCl2 ने रिएक्ट किया, BaSO4 और NaCl बन गया। और BaSO4 और NaCl रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसको अभी डिलीट करते हैं अपन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। हाँ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, इसमें भी कल बहुत चर्चा की थी अपन ने, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछे थे, तो इसको एक बार अपन रिवाइज करेंगे। आप लोग हीट को, एंडोथर्मिक में हीट को एक रिएक्टेंट जैसा सोचे। हीट इज लाइक अ रिएक्टेंट, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, लाइक लिखा है, हीट इज अ रिएक्टेंट नहीं लिखा। लाइक का मतलब रिएक्टेंट जैसा है, और यहाँ पे हीट इज लाइक अ प्रोडक्ट। हीट क्या है, एक प्रोडक्ट जैसा है। हीट इज लाइक अ प्रोडक्ट। इस कंडीशन में हीट जो है वो रिलीज हो रही है, हीट इज गेटिंग इवॉल्व। और इस कंडीशन में हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब हो रही है तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, एंड रिलीज हो रही है तो राइट साइड लिखेंगे। हाथ नीचे करो, डाउट बाद में लेंगे अभी। थैंक यू। एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज्ड, एंडोथर्मिक हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट तो समझ में आ गए थे सबको। थर्ड वाले पॉइंट में अभी भी डिस्कशन था, मतलब डाउट चल रहा था। अब सोचो, इमेजिन करो कि अपने पास में एक रिएक्शन कंडीशन है। ठीक है, अब रिएक्शन कंडीशन की रिक्वायरमेंट है कि अपन उसको हीट दे तभी वो रिएक्शन होगा। तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ही तो उसको हीट मिलेगी, तभी जाके वो चीज आगे की तरफ जाएगी, तभी जाके वो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। तो वो वाला एग्जांपल हो गया एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक मीन्स इट रिक्वायर्स हीट एनर्जी, उसको हीट एनर्जी चाहिए, तभी वो चीज फॉरवर्ड जाएगा, तभी वो चीज प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फिर इसमें किसी ने डाउट भी पूछा था,
एक बहुत अच्छा डाउट पूछा गया था, तो वो मैं एग्जांपल अभी क्लास में यूज करूंगा, आइस एंड वाटर। तो सोचो, जब अपन वाटर से आइस में जाना चाहते हैं, तो वाटर से आइस में जाने के टाइम पे हीट रिलीज करवानी पड़ती है। हीट रिलीज कराएंगे तभी आइस में कन्वर्ट होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये चीजें पता होगी लोगों को। कुछ तो भी ऐसा ग्राफ भी देखा होगा जनता ने। तो ये वाला जो रीजन रहता है, ये वाला रीजन 0 डिग्री सेल्सियस वाला, ये वाला रीजन 100 डिग्री सेल्सियस वाला, ये यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा, स्ट्रेट लाइन में स्टेट कन्वर्जन हैपेंस, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, एंड जो टेढ़ी वाली लाइन है स्लोप वाली, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, बराबर। आइस की एनर्जी कम है, वाटर की एनर्जी ज्यादा है, तो वाटर से एनर्जी रिमूव करेंगे तभी जाके वो आइस में कन्वर्ट होगा। एनर्जी रिमूव करनी है मतलब उसको ठंडा वातावरण देना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए अपने को फ्रिज में रखना पड़ता, पानी को फ्रिज में रखेंगे, ठंडा वातावरण देंगे, तभी वो पानी इजीली हीट रिलीज करेगा और रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। तो ये आइस और वाटर वाला तो फिजिकल चेंज है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। तो जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन में बर्फ बनाने के लिए फ्रीज नहीं ले जाना पड़ता, वहाँ बर्फ अपने आप बन जाता, अपने आप बना हुआ रहता है, इसलिए तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम है कि वो वाटर अपने आप स्नो में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखेंगे अभी कि कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इज, वाटर इनटू आइस का कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन नहीं बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसको यहाँ पे अपन प्लेस कर देंगे मस्त एकदम। अब उल्टा सोचो, जब आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो अपन कैसा फ्रिज में से पानी बाहर निकाल के, अब फ्रिज में से बर्फ बाहर निकाल के रखते हैं, तो बाहर निकाल के रख रहे हैं मतलब उसको क्या किया, गर्म वातावरण में रखा, तभी तो उसने हीट एनर्जी एक्सेप्ट किया। हीट एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आइस के फॉर्म में ही रहेगा। इसीलिए पोलर रीजन में आइस आइस के ही फॉर्म में रहता है। तो वो वाला प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जनरली इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द रिएक्शन, ये किसके लिए, ये वाला पॉइंट एंडोथर्मिक के लिए, और ये किसके लिए, ये वाला पॉइंट कहाँ गया, हाँ ये वाला पॉइंट एक्सोथर्मिक के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जस्ट कंसीडर हीट टू बी अ सब्सटेंस। और इसमें हमने डिस्कस किया था, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टीज, जो एनर्जी है वो कहाँ से आई, वो एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी से आती है। तो कुछ बॉन्ड्स की एनर्जी ज्यादा रह सकती, कुछ बॉन्ड की एनर्जी कम रह सकती। जैसे फिजिक्स में पढ़ाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो जब पानी हाइट से नीचे गिरता तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, हवा में से तो आई नहीं। तो अपन ऐसा बोलते हैं, जब पानी हाइट पे गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, बिकॉज इट वॉज एट अ हायर पोटेंशियल। तो वैसा ही कुछ पोटेंशियल एनर्जी आप लोग बॉन्ड्स का समझे। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझो कि इनका बॉन्ड एनर्जी, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का बॉन्ड एनर्जी जो है वो CaCO3 के बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, इसीलिए उसका डिफरेंस अपने को देना पड़ा, तभी वो रिएक्शन आगे गई। और यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है उसका बॉन्ड एनर्जी कम है, राइट। लेफ्ट साइड के प्रोडक्ट्स का, लेफ्ट साइड के रिएक्टेंट्स का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तभी जाके वो हीट रिलीज हुई। तो इधर हीट क्यों दी, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम थी, तो इक्वल मेंटेन करने के लिए दे दी। और यहाँ हीट क्यों रिलीज हुई, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम थी, इसलिए यहाँ पे हीट निकल गई। इन दोनों की हीट एनर्जी ज्यादा है, तो जो डिफरेंस रहेगा वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे अपन बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में सोचे, और बॉन्ड एनर्जी को फिजिक्स के पोटेंशियल एनर्जी जैसा सोचे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अभी अपन डाउट्स डिस्कस करें क्या, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे डाउट्स है तो पूछो। आस्क योर डिफिकल्टीज इफ दे आर रिलेटेड टू एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, हाथ उठा के पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी डिफिकल्टी अबाउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। किसी को डाउट नहीं है, पराग प्लीज आस्क।
सर वो आपने ग्राफ बनाया ना, तो y एक्सिस टेम्परेचर है, x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस हीट एनर्जी या टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये टेम्परेचर है तो कितने समय तक अपन उसको हीटिंग कर रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस पे आप हीट प्रोवाइडेड भी लिख सकते हो, जैसे क्यू हीट प्रोवाइडेड रहती है, या फिर टाइम पे भी लिख सकते हैं, जैसे कितने समय से कंटेनर को अपन ने गैस पे चढ़ा के रखा है। तो जैसे 5 मिनट के लिए रखेंगे तो ये 0 से 5 मिनट हो गया, फिर 5 मिनट के बाद और 3 मिनट में वो चीज़ पूरा का पूरा आइस जो था वो मेल्ट हो गया। तो टाइम भी सोच सकते हैं और हीट एनर्जी भी सोच सकते हैं, लेकिन हीट एनर्जी सोचना ज़्यादा बराबर रहेगा। उसमें कैसा रहता है कि जैसे 10 जूल एनर्जी दी, फिर 10 जूल से बाद में और 3 जूल एनर्जी दी तो 13 जूल हो गई। 13 जूल एनर्जी के साथ वही बर्फ अब पानी बन चुका है, फिर बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का। इसमें और एक चीज़ अपन यहाँ पे समझे कि कंटेनर में बर्फ है, जब तक वो पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वो पूरा का पूरा पानी एक साथ आगे निकलता टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन थोड़े से बर्फ को पीछे छोड़ के नहीं निकलता। सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट इन द सेम कंटेनर, ध्यान दो मैंने बोला इन द सेम कंटेनर, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इन द सेम कंटेनर आइस इज हैविंग -10 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। पॉसिबल ही नहीं है। कंटेनर में आइस और वाटर अगर है तो वो सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री ही रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस इज द कॉमन पॉइंट फॉर आइस एंड वाटर टुगेदर। ऐसा ही कॉमन पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर और वाटर वेपर्स का, लिक्विड और गैस का। इसीलिए तो उसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट है बर्फ का वही फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का, और जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वही कंडेंसेशन पॉइंट है वाटर वेपर का। तो एक्स एक्सिस पे हीट एनर्जी है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। पहला वाला जो ये स्लॉट है ये 0 डिग्री वाला है, और ये दूसरा वाला जो करस्पॉन्डिंग इधर आएगा कुछ तो भी आएगा ना यहाँ पे, वो 100 डिग्री रहेगा। ठीक है, जिनका डाउट था हाथ उठाए। पराग का था शायद। अनम्यूट प्लीज रिप्लाई। हाँ सर समझ गया अच्छे से। ओके थैंक यू। सौम्या। सर वो मैग्नीशियम रिबन वाले में अपन उसको जलाते ना तो ये साइड में लाइट एनर्जी निकलती, तो उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही क्या? हाँ उसमें एक्सोथर्मिक हो रही, लाइट एंड हीट एनर्जी इज रिलीज। तो वहाँ, हाँ बहुत बढ़िया सौम्य, अच्छा डाउट है। मैग्नीशियम रिबन वाले में क्या हो रहा है, तो मैग्नीशियम रिबन में अपने को माचिस की लकड़ी जला के लगानी पड़ती, वहां पे उसको बोलते हैं इग्निशन एनर्जी। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन एक बार वो एनर्जी मिलने के बाद रिएक्शन अपने आप चलती, और हमने जितनी थोड़ी सी एनर्जी दी उतनी एनर्जी के बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। तो ओवरऑल वो चीज क्या है, ओवरऑल वो चीज एक्सोथर्मिक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एक्सोथर्मिक, बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल इज एक्सोथर्मिक। घर पे गैस रहता, सिलेंडर रहता, उस पर भी लाइटर से आग लगानी पड़ती, फिर उसके बाद वो अपने आप जलते रहता। तो स्टार्टिंग का इग्निशन एनर्जी, इग्निशन टेम्परेचर, स्टार्टिंग की कंडीशन, स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट हमें देनी पड़ती है। सिर्फ जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट देनी पड़ रही है दैट डज नॉट मीन इट इज एंडोथर्मिक। ओवरऑल देखते हैं, फाइनली देखते हैं 10 जूल एनर्जी दी, 1000 जूल मिली, तो उसको एक्सोथर्मिक ही बोलते हैं। फिर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें ऐसा लगता है कि इग्निशन नहीं देना पड़ा, जैसे आप बोलोगे सर रस्टिंग ऑफ आयरन, वो तो अपने आप हो गया, तो फिर उसमें इग्निशन नहीं दिया गया। उसमें भी इग्निशन दिया, लेकिन वो सराउंडिंग में, वेदर में उतना टेम्परेचर ऑलरेडी मेंटेन था, तो वो चीज़ अपने आप टेक केयर हो गया। बट इग्निशन एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बी इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सौम्य कमेंट? यस सर समझ गया। ठीक है, थैंक यू। ओके, एनी अदर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक? किसी को कुछ पूछना है इसमें? अनीश प्लीज आस्क। सर यहाँ पे रिलेटिविटी का कंसेप्ट आता है क्या सर? जैसे CaCO3 को हीट देके वो ब्रेक हो रहा सर, फिर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा उसमें से भी तो कोई हीट आ रही होगी ना? हाँ, लेकिन हीट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसमें से भी कोई हीट आ ही रही है, बट वो जो बॉन्ड से हीट आ रही है वो सफिशिएंट नहीं है ना। जैसे अभी Mg और O2 है, Mg और O2 में भी ऐसी कुछ तो भी हो रहा है। O2 में सोचो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो वहां से भी हीट रिलीज हो रही होगी, और फिर जब Mg और O का बॉन्ड बना तो हीट रिलीज हो रही होगी या निकल रही होगी, लग रही होगी, जो कुछ भी कंडीशन है। CaCO3 का जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उससे भी हीट एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए।
अपने को कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी देनी पड़ी, इसीलिए ये एंडोथर्मिक है। जो कंडीशन अनीश आप सोच रहे हो, उस कंडीशन में दुनिया की सारी चीजें एक्सोथर्मिक हो जाएगी, तो विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यस सर। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको जो मैंने प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बोला वो वाली चीज का? यस सर। वेरी गुड। बॉन्ड्स जब ब्रेक होते, सोचो एक लॉजिक समझो कि जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ये दुनिया का नियम है। बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी देनी पड़ती ही है। वो बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देंगे तभी वो बॉन्ड टूटेगा, उसके बिना नहीं टूटेगा। हाँ, किसी बॉन्ड को कम एनर्जी लगेगी, किसी बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी लगेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट बॉन्ड्स कैन नेवर ब्रेक विदाउट प्रोवाइडिंग एनर्जी। एंड सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस, बॉन्ड्स जो है जब फॉर्म होते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, हमेशा, चाहे कम या ज्यादा, डजंट मैटर, बट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी रिलीज्ड। स्टेबिलिटी इज गेन्ड व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स। ये अच्छा पॉइंट, मैं लिख दूंगा बोर्ड पे। कहाँ लिखूं इसको? डिलीट करें। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ऐसे ऊपर का ज्ञान है, ले लो। बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हमेशा एनर्जी रिलीज की बात करता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्प्शन की बात करता है। इस चीज को 11th-12th में थर्मोडायनामिक्स में आराम से बैठ के पढ़ाते हैं, बट उसके लिए बेसिक कंसेप्ट याद रखना, और लॉजिकल चीज भी है। बॉन्ड तोड़ने का है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और बॉन्ड बनता है तो चीजें स्टेबल होती है। मोर इज द स्टेबिलिटी, लेस इज द एनर्जी, मतलब मोर विल बी द एनर्जी रिलीज। ठीक है, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एनर्जी को रिलेट करके देखो। बॉन्ड फॉर्म हुआ, कंपाउंड बना, कंपाउंड बना मतलब एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलो दिव्यम खेतान। सर बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स क्या होगा? क्या बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स? एक्सोथर्मिक, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी रिलीज होता है ना उसमें, एनर्जी इज रिलीज इन बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स। ठीक है, इग्निशन देना पड़ता है, लेकिन इग्निशन के बाद में ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज। बराबर, सिंपल कंसेप्ट। गुड। हर्षवर्धन। Sir, can you again explain this bond formation always related to energy release or वो yes, bond breaking? yes, आई विल एक्सप्लेन दिस। आप म्यूट हो गए, मैंने म्यूट नहीं किया। हाँ ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट, डोंट वरी। बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स दैट बॉन्ड इज फॉर्मिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मिंग मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो जब कंपाउंड बनता है तो चीजें स्टेबिलाईज हो रही है। कंपाउंड इज फॉर्मिंग, थिंग्स आर गेटिंग स्टेबिलाईज्ड। स्टेबिलिटी मिली मतलब एनर्जी रिलीज हुई। ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एसोसिएटेड विथ, मतलब ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड। इसको क्या लिखने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड तोड़ते हैं तो कंपाउंड टूट रहा है, मतलब एनर्जी देंगे तभी कंपाउंड टूटेगा। सोचो इतनी मेहनत से उसने कंपाउंड बनाया, तो ऐसी थोड़ी तोड़ देगा, उसको एनर्जी देंगे तभी तो वो टूटेगा। और अगर कोई कंपाउंड बना तो वो हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा। सो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलवेज इज रिलेटेड टू एनर्जी एब्जॉर्प्शन। फॉर ब्रेकिंग एनीथिंग यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी, and for creating anything stability is attained, stability is achieved, therefore energy will be released. Stability is attained, stability is achieved, therefore energy will be released. Energy will be released, energy will be released during bond formation. तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन
एक्सोथर्मिक रहेगा और बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक रहेगा हमेशा। फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये चीज अपन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एनी फर्दर डिफिकल्टीज, एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक, किसी को और कुछ पूछना है इसमें? एनी कंसर्न्स, एनी डाउट्स? नहीं है, बहुत बढ़िया, अपन आगे बढ़ेंगे। चलो वेरी गुड, लेट अस मूव अहेड। इसको करते डिलीट। हाँ, ये पॉइंट लिख लो यार, प्लीज प्लीज राइट दिस डाउन, ओके। ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये लिख लो, ये आप लोग होने चाहिए, लर्न कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़े अपन, इसको डिलीट करें। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो दिस वाज आल्सो टॉट इन द प्रीवियस क्लास, बट आई वांट टू रिवाइज दिस अगेन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर अपन हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। रिडक्शन में एग्जैक्टली उसका उल्टा है। इन रिडक्शन वी हैव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर को आप चार्ज से रिलेट करें, चार्ज से रिलेट करें। कटायन पे पॉजिटिव चार्ज, अनायन पे निगेटिव चार्ज, बराबर। और न्यूट्रल एटम्स पे जीरो चार्ज, और कंपाउंड्स पे, ओवरऑल कंपाउंड पे जीरो चार्ज। ठीक है, तो अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं। ये है ऑक्सीडेशन नंबर। अब प्लीज ये मत पूछना कि सर वो रिडक्शन नंबर नहीं रहता क्या? नहीं रहता, बनाने वाले ने नहीं बनाया। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको अपन चार्ज से सोचे। तो जैसे अगर मैं लिखूं, सपोज मैं लिखता हूँ Cu2+, लिख सकता हूँ, और मैं लिखूँ Cu1+। हमें पता है कि Cu की 2 वैलेंसीज होती है, +1 एंड -1। सो देयर आर 2 वैलेंसीज फॉर कॉपर। तो Cu2+ एंड Cu+1। तो इन दोनों में पहले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? पहले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2। पहले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2, एंड वैसे ही दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 1। तो जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन अगर अपन कोई कंपाउंड सोचे, जैसे कोई कंपाउंड ले लो, Cu कई कंपाउंड ले लेते हैं अपन, CuCl2 सोच लो, CuCl2। इस कंपाउंड में ओवरऑल क्या रहेगा? कंपाउंड में ओवरऑल जीरो चार्ज है, तो इस कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। लेकिन फिर इसमें जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा ना, क्योंकि वो अनायन है। तो अनायन वाली चीज का ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है। ठीक है, अब इसके तो अभी जैसे कुछ लोगों को मन में ये डाउट आएगा, और आना भी चाहिए, कि जैसे अगर अपन कैटायन और अनायन की बात कर रहे हैं, तो सर ये तो आपने आयोनिक बॉन्ड की बात की, कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं रहते क्या? कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऑक्सीडेशन नंबर रहते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जितना काम का है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर को अपन चार्ज से रिलेट करें। चार्ज को ही आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो। 10th क्लास में तो चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर है। कटायन के लिए पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी पॉजिटिव। अनायन के लिए नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी नेगेटिव। सिंपल सी कहानी। और जो न्यूट्रल एटम्स है, जैसे नेचर में मान लो जीनॉन का तो अकेला एटम रहता है, तो जीनॉन का जो एटम है उसका चार्ज कितना रहेगा? 0। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? 0। ठीक है, लेकिन अब जैसे नेचर में अगर कोई मेटल है, जैसे मेटल है ना, Mg ले लो, तो Mg का मेटल का एटम है, ठीक है, एटम बना, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए अभी सिर्फ एटम है Mg का। तो जो Mg का एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 ही रहेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल एटम है अभी। इट इज अ न्यूट्रल एटम, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। ओके, तो मैं चाहता हूं कि ये अभी आप लोग लिख लो, ये वाले स्लाइड पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लो। जो पहले लिखा था उसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट आई वांट एवरीवन टू राइट दिस। इतना तो लिख ही लो, काम का है ये। और ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
if you guys are considering to continue with science in class 11th and 12th, तो साइंस में केमिस्ट्री आता ही है और केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर आता ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री तीनों में है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये बहुत इजी है, तो प्लीज इसको समझे और इसको लिखे। प्लीज राइट दिस डाउन, 1 minute is being given to write this down. ठीक है, नाउ वी विल टेक सम डिफिकल्टीज। इस स्लाइड में डाउट्स पूछे, रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स टू आस्क डिफिकल्टीज ओनली फ्रॉम दिस स्लाइड। वो K2 CR207 मत पूछो, मैं बताऊंगा, वो अभी आने वाला है वो चीज। प्लीज आस्क डिफिकल्टीज फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली। आयुष देशमुख। सर एक बार समझाओ ना ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल सर, ऑक्सीडेशन नंबर एक बार और जनता की डिमांड पे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज से रिलेट करना है अपने को। तो क्या रहते हैं अपने पास में? अपने पास में 3 टाइप की चीजें रहती। एक तो रहते हैं एटम्स और दूसरे रहते हैं कंपाउंड्स, है ना, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो मिक्सचर के बारे में तो बात ही नहीं करते। कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में जो एलिमेंट रहते हैं उनके एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्यों उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0? क्योंकि उनपे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम्स in their neutral forms. Charge is not present on atoms in their neutral forms. Atoms पे neutral form में charge present नहीं है, ठीक है। फिर बचे कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स में 2 टाइप के कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। आप कोवैलेंट कंपाउंड की भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे अपन। तो आयोनिक कंपाउंड में भी पूरे कंपाउंड पे 0 चार्ज, क्योंकि कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा, देयरफॉर इट इज 0, चार्ज 0 है। कटायन का चार्ज पॉजिटिव जितना है उतना और अनायन का चार्ज निगेटिव जितना है उतना। तो हमने क्या सीखा? कंपाउंड्स पे, फॉर कंपाउंड्स द चार्ज इज 0। For neutral atoms, the charge is also 0. Cations पे पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर और अनायंस पे निगेटिव चार्ज जितना है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब अगर अपने पास में SO4 2- है, ये एक ग्रुप है, बराबर, तो ये ग्रुप का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? ये डाउट किनका था? आयुष का डाउट था। आयुष, कैन यू प्लीज अनम्यूट? आयुष, यस सर। आप ट्राई करेंगे SO4 2- का ऑक्सीडेशन नंबर बताने का? सर 2- ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है वो चार्ज के साथ लिखना, पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव, निगेटिव वाले का निगेटिव, समझा? यस सर। आपका आंसर करेक्ट था। एक्चुअली यहाँ पे मैंने बताना चाहिए था, Cu2+ का ऑक्सीडेशन नंबर 2 नहीं है, 2+ है, और Cu1+ का भी ऑक्सीडेशन नंबर 1+ है। इधर कैसा क्लोरीन का -1 लिखा मैंने, तो वो होता है ना, मैथ्स में पढ़ाते हैं, पॉजिटिव नहीं लिखा तो भी चलता, तो यहाँ लिखने का SO4 2- का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2 निगेटिव। आयुष कमेंट करें एक बार। यस सर, समझा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, शुभम प्लीज आस्क। शुभम, आर वी कनेक्टेड? चलो जाने दो। सॉरी सर, गलती से हुआ। हाँ, नो प्रॉब्लम। डाउट है क्या? नो सर। ओके, हर्ष। सर वो ऑक्सीडेशन नंबर को यूज करके बैलेंसिंग कैसे करते? सादा वाला बैलेंसिंग तो सीख लेते अपन पहले, बाद में बताएंगे। वो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ का बैलेंसिंग बहुत बाद में आएगा, ठीक है? यस सर। बहुत टाइम है उस चीज को अभी।
हाँ, इसमें और किसी को कोई कंसर्न? ऑक्सीडेशन नंबर 100 बात की एक बात, काम की चीज बताओ सर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज, कटायन का चार्ज पॉजिटिव वाला उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर, अनायन का चार्ज निगेटिव वाला उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूट्रल एटम्स का 0 ऑक्सीडेशन नंबर और कंपाउंड्स का भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर। बस ये 4 चीजें याद रख लेना, लाइफ इजी हो जाएगी। 11th क्लास में कोवैलेंट कंपाउंड्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर अपन सीखेंगे बाद में, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते। अच्छा, अनीश को डाउट है, अनीश प्लीज आस्क। सर ऑक्सीडेशन मतलब हमेशा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन की बस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेन है? हाँ, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेन है। क्या है कि ये जो सर्कल मारी हुई डेफिनेशन है ये सबसे लेटेस्ट है और ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये पहले बोलते थे लेकिन बाद में साइंस ने प्रोग्रेस किया, केमिस्ट्री ने प्रोग्रेस किया तो डेफिनेशन चेंज हो गई। आज की डेट में लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज द ओवरऑल डेफिनेशन, बट पुरानी डेफिनेशन से भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यस सर। so the most important concept is about electrons, losing electrons and gaining electrons. बाकी की डेफिनेशंस पुरानी है लेकिन रिडंडेंट नहीं हो गई। रिडंडेंट का मतलब वो चीज वेस्ट नहीं हो गई, वो अपन अभी भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली 4th वाली डेफिनेशन, उससे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट 3rd वाली डेफिनेशन। जो 3rd वाली डेफिनेशन है और वो 4th वाली डेफिनेशन है वो अच्छी है, प्रॉपर है, अच्छे आंसर्स आते हैं उससे, ठीक है? तो रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको करते हैं डिलीट। अब रेडॉक्स क्या है? तो रेडॉक्स ऐसी रिएक्शन है जिसमें ये और ये दोनों साथ में चलते हैं। फॉर रेडॉक्स रिएक्शन बोथ द प्रोसेसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब कंसेप्ट ये है कि अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन अलोन रिडक्शन या फिर अलोन ऑक्सीडेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हमेशा साथ में होता है। क्यों साथ में होता है? तो सोचो, अगर लूजिंग इलेक्ट्रॉन की बात किया तो कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो किसी को देगा तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा। और अगर रिडक्शन है तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो गेन कर रहा है मतलब किसी ने उसको दिया तभी तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, ठीक है? एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, 11th क्लास में हमेशा ये स्टेटमेंट बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन्स इज द करेंसी फॉर रिएक्शंस। जो भी केमिकल रिएक्शंस है उसमें करेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो करेंसी का काम क्या होता है? करेंसी का काम होता है एक्सचेंज करना। तो इलेक्ट्रॉन्स को आप करेंसी जैसा ट्रीट करें। कोई चीज आपको परचेस करनी है तो जब सामने वाला बेचेगा तभी वो चीज आप परचेस कर पाएंगे। और परचेस करना मतलब आपने उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, पैसे दिए, तो पैसा इज इक्वल टू करेंसी, विच मीन्स फॉर रिएक्शंस it is replaced by electrons. So gain and losing of electrons always happen in pairs. Gaining of electrons and loss of electrons cannot happen isolated. ऐसा कोई स्टॉक नहीं है अपने पास में कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स है और वो 1000 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए तो उसको रिड्यूस कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स जहां से आए होंगे वो चीज ऑक्सीडाइज हुई होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जमा हुए। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज हैपेंस इन पेयर्स, ठीक है? तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन है, सिंपल है। हाँ, फिर इसलिए अपन और एक स्टेटमेंट लिखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज, मतलब क्या है रेडॉक्स रिएक्शन? हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन। मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो एक्चुअली आधा ऑक्सीडेशन है और आधा रिडक्शन है। तो आप ये मत समझो कि रेडॉक्स रिएक्शन डबल है। तो ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं उसको एंड रिडक्शन हाफ, टुगेदर मेकअप वन रिएक्शन। सो रेडॉक्स इज नॉट टू रिएक्शंस टुगेदर, रेडॉक्स इज हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन टेकन टुगेदर। तो हाफ प्लस हाफ 1, 1 + 1 2 नहीं। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन गिव्स रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत बढ़िया।
doubts, difficulties till here? चलो, वेरी गुड, लेट अस मूव अहेड। ये याद रहेगा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन जो है वो करेंसी है, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल्स है यहाँ पे, ये एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन के आपके बुक से ही लिए हुए एग्जांपल्स है ये। तो ये जो दो रिएक्शंस है, पहली वाली दो रिएक्शंस, ये किसका एग्जांपल है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द एग्जांपल फॉर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी गलत हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज एन एग्जांपल। और यहाँ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये डेफिनेशन अपन ने यूज की है। तो जो 4 डेफिनेशन थी उसमें से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की डेफिनेशन के एग्जांपल लर्न करेंगे और बाद में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के भी एग्जांपल्स लर्न करेंगे। उसकी जो नीचे की 2 डेफिनेशंस है वो मैंने खुद से बताई, वो आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। डेफिनेशन पढ़ लो। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फिर इसका उल्टा रिडक्शन भी लिख सकते हैं, इसका जो इनवर्स रहेगा वो रिडक्शन होगा। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अपन? केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट, पूरा लिखोगे जाने में, इन विच डॉट 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 combines with hydrogen or loses oxygen is called reduction. ध्यान से देखे कि यहाँ पर और लिखा है, और का मतलब या तो ये, एंड नहीं लिखा, मतलब दोनों चीजें साथ में लाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन से रिएक्ट भी कराओ, हाइड्रोजन हटाओ भी, वो दोनों एक साथ की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाला और है, आइदर दिस और दैट। ऑक्सीजन से रिएक्ट किया क्या, बन गया ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव किया क्या, बन गया ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब ये वाला रिएक्शन इथाइल अल्कोहल वाला रिएक्शन देखेंगे। K2Cr2O7 के साथ वो चीज रिएक्ट करती है, एसिटिक एसिड बनता है। बहुत डाउट्स आए थे लोगों के इसमें, तो मैं ये बता देना चाहूंगा पहले कि ये जो है ये कैटालिस्ट नहीं है। K2Cr2O7 इज नॉट अ कैटालिस्ट। टेक्स्ट बुक में एरो के नीचे क्यों लिखा है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एरो के नीचे नहीं लिखना चाहिए था, लिखा तो भी चल जाता, बट इट इज अ रिएक्टेंट, it is reacting in this reaction, it is oxygen provider. K2Cr2O7 is a reactant. K2Cr2O7 जो है वो रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन इज नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसमें अटैच हो जाता है, रिएक्शन कर रहा है। क्या हुआ यहाँ पे, ये जो 2 हाइड्रोजन थे ये निकल गए और डबल बॉन्ड OH जुड़ गया। वो जो 2 हाइड्रोजन थे निकल गए और डबल बॉन्ड O जुड़ गया, उसकी वजह से एसिटिक एसिड बना। ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके क्लब हो गया, ऐसा आप लोग समझे। सो इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड in the presence of K2Cr2O7. Potassium dichromate, K2Cr2O7 is a reactant. It is a oxidizing agent. Oxidizing agent oxidizes the other reactant and undergoes self reduction. खुद रिड्यूस होगा तभी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसेप्ट। इसी के जैसा रिड्यूसिंग एजेंट, reduces the other reactant and undergoes self oxidation. खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सो K2Cr2O7 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस कंडीशन। ओके, और एसिटिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट। आप बोल सकते हो कि इथाइल अल्कोहल भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल इज अंडरगोइंग सेल्फ ऑक्सीडेशन।
इट इज रिड्यूसिंग K2Cr2O7, K2Cr2O7 को उसने रिड्यूस कर दिया है। चलो आगे, डिफिकल्टीज, कंसर्न्स, डाउट्स, सौम्य। सर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो K2Cr2O7 से मिला कि फिर अपन ने ऐड किया उसको? नहीं सर, वो K2Cr2O7 से मिला। अगर अपन ऐड करते थे तो अपन K2Cr2O7 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी ना बोलते थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता, मतलब खुद का ऑक्सीजन निकाल के देता। सो ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय K2Cr2O7. H2SO4 is just a medium over here. Okay? सौम्य कमेंट? यस सर। हाँ ठीक है। और सोचो इसमें और इंटरेस्टिंग चीज, एक टर्म होता है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो। इन सितु फॉर्मेशन, इसको इन सितु बोलते हैं या इन सितु बोलते हैं, कुछ भी चलेगा। इन सितु फॉर्मेशन मतलब वो जो चीज है वो इतनी रिएक्टिव है कि अपन ने रिएक्शन वेसल में ही वो चीज को बनाया। अब जो ऑक्सीजन है इस कंडीशन में, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है, ये नेसेंट ऑक्सीजन फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन है। मार्केट से अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन लाएंगे तो घर पे लाने तक के तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसलिए K2Cr2O7 यूज करते हैं सच दैट फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन डायरेक्टली मिल गया रिएक्शन करने के लिए। इन सितु मतलब उसी रिएक्शन वेसल में वो चीज को बनाया ताकि एकदम से वो चीज रिएक्ट कर जाए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, सो दिस इज कॉल्ड एज इन सितु फॉर्मेशन। ठीक है, डिफिकल्टीज, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर कंसर्न्स? नहीं है? जनता को बोर हो रहा है क्या? आज लोग भी कम है। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको डिलीट करेगा। इसमें हाँ ये लिख लो, ये लिखने लायक काम का है। ये लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन लिख लो। ये मिलेगा नहीं आपको कहीं, मतलब 10th के बुक्स में नहीं मिलेगा। 11th-12th का डेफिनेशन है ये, अच्छा कंसेप्ट है, प्लीज राइट दिस डाउन। श्वेता प्लीज आस्क। Sir, can you give an example of reaction and then explain reducing agent, oxidizing agent once again? हाँ यस, ओके, आई विल डू दैट नाउ। ओके ठीक है, इसको लिख लो एंड देन वी विल क्रिएट एन एग्जांपल इन विच reducing agent and oxidizing agent is taking place. चलो लिख लिया क्या सबने? इसको डिलीट करें अपन, कैन आई डिलीट दिस? So we'll delete all of this now and we will discuss an example of oxidizing and reducing agent. Okay, so I'm writing that on board. ठीक है, 12 ले लेंगे, 14 वाला एग्जांपल अपन थोड़ा बाद में देखते हैं। अब सोचो, ये जो हाइड्रोजन है ये कहीं से आया होगा और रिएक्ट करने, अभी बैलेंस कर लेंगे इसको, बैलेंसिंग बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, सो दिस यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ट्राइज टू रिड्यूस दिस कंपाउंड। अब ये एक कंपाउंड है, पर्टिकुलर कंपाउंड है C6H6, इसका नाम बेंजीन है, मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल लिया है हमने। तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन उसको रिड्यूस कर रहा है, तो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर बिकॉज
इट इज रिड्यूसिंग दी अदर कंपाउंड, है ना। हाइड्रोजन एक कंपाउंड है इसमें, और वो जो हाइड्रोजन कंपाउंड है वो हाइड्रोजन कंपाउंड उसके सामने वाले कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन का एग्जांपल यहीं पर है, K2Cr2O7 is the oxidizing agent because ethyl alcohol is getting oxidized. So oxidizing agent is oxidizing here, reducing agent is reducing over here. Reducing agent is reducing the other compound which is present in front of it. Okay. Shweta, can you please unmute and comment? Yes, sir. Understood. Okay, thank you. Parag, please ask. Sir, CaO plus H2O gives CaOH by 2. Sir, it is a combination reaction, so can we express this in the form of redox reaction? नहीं, so that is not an example of redox reaction. Every reaction in the world cannot be classified into redox reaction. अब जैसे जो reaction redox नहीं है, वो नहीं है तो नहीं है, तो आपने example लिया CaO plus H2O, this gives CaOH whole twice, बराबर। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली ये जो कैल्शियम है इसके ऊपर चार्ज कितना है, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज +2 है। दिस वाज टॉट इन 9th क्लास। ऑक्सीजन पे 2- चार्ज रहता, कैल्शियम पे 2+, याद है, ये ऐसा पढ़ाया होगा आपको स्कूल वगैरह में, आपने देखा भी होगा। कैल्शियम लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं, फिर उसके नीचे उसका वैलेंसी लिखते हैं, है ना, फिर उसको क्रिस क्रॉस करते हैं, तो क्रिस क्रॉस करने के बाद उसका कंपाउंड लिखते हैं, बराबर है कि नहीं। तो ये कैल्शियम पे +2 चार्ज है, और ये यहाँ पर भी कैल्शियम पे +2 चार्ज है। तो एसेंशियली क्या हो रहा है, किसी भी एलिमेंट का, प्लीज म्यूट, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ, नॉट एवरी रिएक्शन इन द वर्ल्ड इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे अपन ने देख लिया, ये वाला CaO वाला रिएक्शन अपन ने देख लिया, इसका एग्जांपल ये है। ठीक है, ये शिफ्ट हो सके, ये अपन नीचे शिफ्ट कर देंगे। ओके, और एक एग्जांपल देख लो इसका। इसका और एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स आर नॉट चेंजिंग इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देयरफॉर न्यूट्रलाइजेशन भी रेडॉक्स का एग्जांपल नहीं है। इनका डाउट था, ये पराग का डाउट था, प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। श्रेयस मालपानी। सर, ये जो इक्वेशन आपने बताया C6H6 plus H2 gives rise to C6H12, इसमें ऑक्सीडाइज क्या हो रहा? ऑक्सीडाइज क्या हो रहा, खुद हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें। देखो ये जो हाइड्रोजन था, बहुत बढ़िया, ये जो हाइड्रोजन था इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 था। सर अब ये कहाँ से आया, तो ये अपन फ्यूचर में पढ़ेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड है ना, कोवैलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सिखाया मैंने, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, और जब ये कंपाउंड बन गया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। तो इसमें ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन हो रहा, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करता तो खुद ऑक्सीडाइज होता, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। श्रेयस कमेंट करे। यस सर, थैंक यू। तनय अग्रवाल। Sir, is there any example of redox reaction in which both oxygen and hydrogen are not involved? Both hydrogen and oxygen are not involved, but still we need an example of redox reaction. हाँ होगा ना, yes, there is an example, अपन डिस्कस करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले ही है। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको लिख लो पहले, फिर अपन डिस्कस करेंगे। किसका डाउट था ये, तनय का डाउट था ना। तनय हाथ नीचे मत करना, ये इसको लिख लो, जनता लिख ले इसको लिख लो, फिर ये भी लिख लो, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। दुनिया की सारी रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती। चलो लेट अस मूव अहेड। तनय का डाउट है, कोई एग्जांपल है क्या जो
ऑक्सीजन भी नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं, लेकिन रेडॉक्स है, बिल्कुल है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल्स है। तो इसमें जैसे Zn और CuSO4 का एग्जांपल है ना, तो Zn और HCl ले लो, रिएक्शन करके क्या बनेगा, HCl नहीं CuCl ले लो। मतलब अपने को मालूम है ना कॉपर जो है वो रिड्यूस कर सकता है। Zn plus CuCl2 gives ZnCl2 plus Cu। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का +2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का 0 है, बराबर। तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर रिड्यूस हो गया, और Zn का ऑक्सीडेशन नंबर इधर 0 है, और Zn का ऑक्सीडेशन नंबर राइट साइड में +2 है। तो जिंक क्या होगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। तो Zn इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, Cu इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये एग्जांपल आ गया। अब तनय एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर अपन CuSO4 वाला भी लेते थे तो भी जो SO4 ग्रुप है वो तो अनटच्ड है ना। यहाँ पे SO4 ग्रुप ने ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में वैसा कोई पार्ट नहीं लिया ना। तो ये वाला एग्जांपल भी आप सोच सकते हो, लेकिन क्योंकि आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है उस चीज का। Zn का ऑक्सीडेशन हुआ और Cu का रिडक्शन हुआ। तो Cu जो है उसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और Zn जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तनय कमेंट। यस, थैंक यू सर। ओके, सो देखो अभी कैसा है कि ये वाले एग्जांपल से हमें ये समझ में आया है कि थ्योरी को इंटर रिलेट करते आना चाहिए। तो ये मत समझो कि 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, वो अलग कंसेप्ट है, और रेडॉक्स रिएक्शंस अलग कंसेप्ट है। हर चीज को एक दूसरे से रिलेट करने की आदत अभी से डाल लो, 11th-12th में फायदा होगा। एंड आई एम गिविंग दिस एज अ सजेशन जेन्युइनली, अगर आप लोग साइंस में कंटिन्यू नहीं करते हैं तो भी, ठीक है, टॉपिक्स को इंटर रिलेट करना सीखें अभी से। इसीलिए वो एक होमवर्क भी दिया था जिसमें मेटलर्जी वाला रिएक्टिविटी सीरीज को इस चैप्टर से रिलेट करने बोला गया था। ऑल द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। सिद्धांत प्लीज आस्क। सर ये Zn का वापस से बताओ ना एक बार। हाँ बिल्कुल, सिद्धांत आपसे डिस्कस करते करते बात करते हैं, प्लीज अनम्यूट। यस सर। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये समझा क्या आपको, क्योंकि वो मेटल है, न्यूट्रल है, वो एटॉमिक फॉर्म में है, बराबर। यस सर। और यहाँ पे वो कंपाउंड फॉर्म में है, तो कंपाउंड फॉर्म में होने की वजह से ZnCl2 जब बना तो Zn विल बी 2+, करेक्ट। यस। तो Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, ये समझा। यस। तो उसी तरह से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, therefore copper is getting reduced. So this is an example of redox reaction in which there is no oxygen or hydrogen present. Still it is example of redox reaction. Okay. Yes sir. Thank you सिद्धांत। ठीक है, so can we move ahead? अपन आगे बढ़ते हैं अभी। So I will delete this. That was a good example. एंडोथर्मिक हो गया, ऑक्सीडेशन भी अपन ने पढ़ लिया, ये भी हो गया। ओके, दिस कंसेप्ट अब ये समझने में इजी हो जाएगा। जो Fe है यहाँ पे Fe 0 है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते। Fe यहाँ पर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर Fe क्या है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एंड इधर Fe क्या है, इधर Fe 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, और आगे गए फर्दर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। हम पीछे गए रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, और पीछे गए फर्दर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट नाउ। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन इंक्रीजेस or the negative charge decreases, it is called as oxidation. And when the positive charge decreases or negative charge increases, it is called reduction. तो ये वाले स्टेटमेंट को अगर आप लोग अब ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट करें तो और इजीली समझ में आएगा। इफ यू रिलेट दिस स्टेटमेंट विद ऑक्सीडेशन नंबर with the concept of oxidation number, then students you all will be at a better position to understand this. ठीक है, so I don't think इसमें कोई डाउट होगा। Any concerns in this? ये वाले स्लाइड में कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। ओके, सो अब ये एक प्रॉपर रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है।
यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है, तो प्लीज इसको ध्यान दें। ये जो है ये एक प्रॉपर रेडॉक्स रिएक्शन है। सर इसको लर्न करना है क्या? नहीं, इसको लर्न नहीं करना है, लेकिन आगे चल के लर्न करना ही पड़ता है। ठीक है, अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन नाउ। इसमें दो टाइप की चीजें दिख रही है। एक तो हमें mn दिख रहा है, तो अपन mn पे फोकस करें, और यहाँ पे भी mn पे फोकस करें। मैंने रेड कलर में बनाया, और fe पे फोकस करें, इसको भी रेड में नहीं, चेंज कर लेंगे कलर, अच्छा रहेगा चेंज करेंगे तो। इधर fe पे फोकस करें और इधर भी fe पे फोकस करें। So the idea is to find out the species, for which oxidation number is changing. ऐसी स्पीशीज ढूंढ के निकालो जिनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अब ये SO4 ग्रुप है, तो हर जगह SO4 ग्रुप है, हर जगह SO4 ग्रुप है, तो वहां किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। इसेंशियली हमें मेटल्स की ही बात करनी है। सर फिर आपने K के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो ये जो K है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये प्रैक्टिस से ही आता है। Which compound is oxidized by KMnO4 in presence of acid in this reaction? ये acid है, 8H2SO4 is acid in this reaction. Of course FeSO4। तो यहाँ हो क्या रहा है, Fe जो है Fe उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, नेट आयनिक रिएक्शन FeSO4 का ऐसा हो गया। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में KMnO4 का रिएक्शन नहीं दिया था, तो वो मैं बता देता हूँ। KMnO4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है MnSO4 में, बराबर। KMnO4 is getting converted into MnSO4। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। The oxidation number of Mn here is +7 and the oxidation number of Mn over here is +2। तो इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर of Mn is reducing, therefore it is undergoing reduction। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn जो है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए वो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, और Fe का क्या हो रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो द नेट आयनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन ब्रॉट अबाउट बाय KMnO4 व्हेन फेरिक आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम फेरस आयन Fe3+ ferric Fe2+ ferrous, its positive charge is increased by 1 unit. While this happens, the ferrous ion loses 1 electron. From this we understand the new definition of oxygen, which is oxidation means it is losing 1 or more electrons। तो यही वो चीज है जिसके बारे में मैं अब तक बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसेंशियली यहाँ पे Mn ने 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, तभी तो जाके उसका +7 से +2 में कन्वर्जन हुआ। ओके, सो डिफिकल्टीज इन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगा पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रेडॉक्स है। आप लोगों के क्लास में हमारे लेवल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रेडॉक्स रिएक्शन है। इसको ध्यान से पढ़े, अच्छे से रिवाइज करें। डिफिकल्टीज, डाउट्स, कंसर्न्स नहीं है? ओके, ठीक है, लेट अस गो अहेड। आई विल डिलीट दिस नाउ, आई थिंक दैट इज ऑल। हाँ, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से इजी है। CuO+H2 ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हो गया। देखो कॉपर का ऑक्सीजन गया, कॉपर बन गया। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है ना, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ZnO+, ये किसी ने लास्ट टाइम पे पूछा भी था, सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो सकता क्या, तो वाटर बनेगा, है ना। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो सकता क्या, तो भी वाटर बनेगा। इधर भी देखो दिख रहा है, वो लास्ट टाइम पे पूछा था किसी ने, मुझे याद है। ZnO+, कार्बन ने ZnO को रिड्यूस किया, ऑक्सीजन हटा लिया और कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो गया। सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है। Mn, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है,
यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो क्लोरीन क्या हुआ यहाँ पे, क्लोरीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ओके, एंड यहाँ पे Mn is getting over here, Mn is getting reduced. ठीक है, yes, difficulties, अनीश? सर वो Cl-1 क्यों लिखा आपने? हाँ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है सर, वो जैसे HCl रहता ना, जैसे आयोनिक कंपाउंड में क्या बताया था, पॉजिटिव वाले का एनायन का चार्ज निगेटिव और कटायन का चार्ज पॉजिटिव, तो HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 है, इसलिए वहां पे -1 लिखा। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -1 से 0 जा रहे हैं, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, +4 से +2 जा रहे हैं। समझा अनीश? सर मतलब ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा क्या, मतलब अगर ऐसा पूछा तो? ऑक्सीडेशन नंबर्स याद रखना पड़ेगा, फिर कंपाउंड्स में रिएक्शंस वगैरह में समझ में आ जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर भी याद रखना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जो अभी नया नया लग रहा है इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है। कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स के, वो अपन पढ़ा देंगे सिलेबस होने के बाद, तो फिर वो इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक चीज तो याद रख सकते हैं, कंपाउंड्स में 0, ओवरऑल कंपाउंड का 0, अनायन का निगेटिव जितना है उतना, कटायन का पॉजिटिव जितना है उतना, और न्यूट्रल वाले का 0, इतना समझा? यस सर। तो Cl2 का 0 समझ में आ गया क्योंकि वो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बराबर? यस सर। और HCl में हाइड्रोजन पे प्लस लेना, क्लोरीन पे माइनस लेना, जनरली मेटल्स का पॉजिटिव रहता और नॉन मेटल्स का निगेटिव रहता। ठीक है, यस तो वैसा सोच सकते हैं इस चीज को। सिद्धांत? सर वो HCl का -4 और MnO2 का +4 ऐसे कैसे है ऑक्सीडेशन नंबर? आ सकता ना, क्यों नहीं आ सकता? HCl में हाइड्रोजन का +1 है, क्लोरीन का -1 है, HCl अलग कंपाउंड है, और MnO2 में Mn का +4 है। अब ये मेरे को जैसे पता है, कुछ रूल्स है, मुझे पता है, रूल्स पता होने के बाद मुझे उसका इतने बार यूज हो गया है कि वो लर्न हो गया मेरे को कि MnO2 में Mn का +4 है। तो ये वैल्यूज अगर आपको याद नहीं रही अभी तो चलेगा, बट इतना तो समझ में आ रहा है ना कि Mn ने ऑक्सीजन रिलीज किया करके Mn रिड्यूस हुआ, तो रिडक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से भी समझ में आता है कि रिड्यूस हुआ, और मैंने जो ऑक्सीडेशन नंबर बोले उससे भी समझ में आता है कि वो चीज रिड्यूस हुई। बराबर सिद्धांत? कमेंट करो। यस सर। तो वैल्यूज नहीं भी लर्न करेंगे तो चलेगा, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यूज दिए यहाँ पे। यानी सर उधर सिर्फ Mn की +4 मतलब हाँ, MnO2 पूरा मॉलिक्यूल है, उसका तो 0 रहेगा, लेकिन वो जो MnO2 में Mn है उसका +4 है। यस सर। म्हणजे जो ऑक्सीजन है उसका -2 रहेगा, तभी तो जाके वो पूरा न्यूट्रल बनेगा। यस सर, यस समझा सर, थैंक यू। यस यस, हाथ नीचे कर लो, म्यूट कर लो। आर्यन प्लीज आस्क। सर हाँ आर्यन, मैं ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल, प्लीज टेल। सर ये आप मतलब सर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर अगर जैसे हमने पहले के एग्जांपल में KMnO4 देखा था, हाँ, तो सर इसमें हमें समझो K की निकालनी है या फिर Mn की निकालनी है, तो सर वो निकालनी कैसे? हाँ वेरी गुड, उसके रूल्स मैं पढ़ाऊंगा सिलेबस होने के बाद। मतलब एक बार अपना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस और कार्बन कंपाउंड्स हो गया, तो उसके बाद सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है? यस सर। तब तक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा मतलब रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा मतलब ऑक्सीडेशन, सिर्फ इतना याद रख लो। ओके ठीक है, उदय? सर यहाँ पे मतलब Cl से Cl2 बना, सर मतलब वो तो समझ आ गया कि Cl का ऑक्सीजन पहले -1 था फिर 0 हो गया। हाँ। सर पर यहाँ पे Mn तो चेंज है माना कुछ, तो उसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ, मतलब ऐसा है क्या कि जब एलिमेंट का कंपाउंड चेंज होता है तो उसका ऑक्सीजन नंबर भी चेंज होता है? हाँ वेरी गुड, HCl में भी तो कंपाउंड चेंज हुआ। HCl में क्लोरीन Cl2 बना, तो वहां पे तो मॉलिक्यूल चेंज हुआ कि नहीं? HCl से मॉलिक्यूल से Cl2 का मॉलिक्यूल अलग है कि नहीं उदय? हाँ सर। तो वैसा MnO2 से MnCl2 का मॉलिक्यूल अलग है। सोचो MnCl2 में जो क्लोरीन है उसका वैलेंसी कितना है? क्लोरीन का वैलेंसी नहीं, क्लोरीन का वैलेंसी कितना रहता है? सर क्लोरीन का 1 रहता है। वेरी गुड, -1, परफेक्ट। तो MnCl2 में Mn का वैलेंसी +2 रखना पड़ेगा, तभी तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल बनेगा।
हाँ सर, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। हाँ, वेरी गुड। तो हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड पे डिपेंड करता है। ये चीज आपको अभी क्लिक हो गया है। वेरी गुड, हाँ सर, समझ गया सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, हाँ भैया कर रहे हैं, टेंशन मत लो। आपको निकलना है, आप निकल जाओ, जाओ, निकाल दिया उनको। ठीक है, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। सर प्लीज एंड कर दो क्लास, जनता हाथ जोड़ के पूछती है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू so much for attending the class. I will end the meeting now. Please take care of yourselves. Enjoy your weekend.